बेबी यू लाइक्ड इट। अब आगे। सिम्मी जैसे ही उस चीज को देखती है वो खुशी से उछल पड़ती है और एव के सीने में अपना सर घुसा लेती है। एव उसके बालों को सहलाते हुए बेबी यू लाइक्ड इट। सिम्मी खुशी से, हाँ इतनी सारी चॉकलेट्स को कौन नहीं लाइक करेगा। अच्छा सुनिए सिम्मी शक की निगाहों से। तो एव बोला, हम बोलो। सिम्मी में बोली, ये सारे मेरे हैं न और किसी को तो नहीं देना न इसमें से। सिम्मी मासूमियत बोली। एव हंसते हुए, माई बेबी येस इट्स ऑल ऑफ योर्स, इंजॉय इट। सिम्मी ये सुन के खुश हो गई। आखिर बच्चे होते भी तो इसी तरह से है कि अगर उनके मन की या पसंद की कोई भी चीज मिल जाए तो वो पुरानी सारी बातों को भुला देते हैं और यही हाल अभी सिम्मी का था। वो चॉकलेट्स को लेकर उसको खाना भी शुरू कर दी। फिर एव उससे कहता है, तुम यहीं रूम में रहो, मेरी बास्केटबॉल प्रैक्टिस है तो मैं आता हूँ, कहीं जाना मत तुम, ओके। फिर वो उसे बेड पे बिठा देता है। सिम्मी चॉकलेट्स खाने में बिजी थी तो वो भी बस हाँ में सर हिला देती है। फिर एव उसके नोज को पिंच करके स्माइल के साथ कहता है, कार्टून है बिल्कुल। फिर वो उसके गालों को प्यार से खींचकर अपने सामान को लेके बाहर निकल जाता है और आगे से गेट लॉक कर देता है, जिससे कि उसकी बेबी कहीं बाहर न निकल जाए। इधर स्कूल पीरियड खत्म हो जाता है और सभी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। सात्विक भी अपनी लिटिल प्रिंसेस को गोद में उठाकर बाहर निकलता है। उसके पीछे धैर्य गिरते पड़ते चल रहा था, जैसे बेचारे में अब जान ही नहीं बची, क्योंकि उसका आज का डे बहुत बोरिंग गया और अन्वी उसको बार बार पकड़ते हुए चल रही थी कि कहीं वो गिर न पड़े। अन्वी चलते हुए धैर्य से, सुनो धैर्य, वो हमारे सिम्मी को कहाँ लेके गए होंगे। तो धैर्य जो अपने ही ख्वालों में घूम रहा था वो उसकी बात सुनकर कहता है, सुनो क्यूटी, तुम परेशान मत हो, बिग ब्रो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी क्यूट गर्ल को कुछ नहीं करेंगे, अभी वो उसे घर लेके आ जाएंगे। अन्वी कहती है, ठीक है। तभी धैर्य धम्म से नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि वो चल ही ऐसे रहा था कि बेचारी छोटी सी अन्वी उसे कब तक पकड़ के चल पाती। उसके अचानक गिरने से अन्वी चौंक जाती है और जल्दी से नीचे देखती है तो धैर्य का बैग उसके मुंह पर और दोनों हाथ फैलाए नीचे गिरा हुआ था। अन्वी को थोड़ी सी हंसी आ जाती है पर वो उसे छुपाते हुए उसे उठाने लगती है। तभी पीछे से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। धैर्य जो उठने की कोशिश कर रहा था और अन्वी जो उसे ही उठा रही थी, जब वो दोनों पीछे देखते हैं तो शिविका पेट पर हाथ रखे उसे ही देख के हंस रही थी। वीर और शिविन उसे चुप करा रहे थे पर उन्हें भी बहुत हंसी आ रही थी, पर वो हंसते नहीं क्योंकि वो जानते थे कि धैर्य जो अभी कम चिढ़ा है वो और चिढ़ जाएगा। वहीं सात्विक जो आगे आगे चिक्की को गोद में लिए चल रहा था, जब पीछे देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो धैर्य को घूरने लगता है और मन में कहता है, एक से बढ़कर एक भाई है मेरे पास, एक जो खुद की चलाता है और दूसरा ये जो खुद भी ठीक से नहीं चल पाता। चिक्की जो उसके गोद में थी वो भी अपने धैर्य भाइयों को इस तरह देख धीरे धीरे हंस रही थी। फिर सात्विक उसके पास जाता है। धैर्य किसी तरह से खड़ा होता है। तब तक शिविन, शिविका, वीर और सात्विक भी उसके पास पहुंच जाते हैं। धैर्य खड़े होते ही शिविका को बुरी तरह से घूरने लगता है, पर शिविका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एटीट्यूड से कहती है, ओह बंदर गिर गए, अच्छे से क्यों नहीं चलते, नहीं चलना आता तो कूद कूद के ही चले जाया करिए, बंदर का तो यही काम होता है। ये कह को वो फिर से हंसने लगती है और साथ ही साथ वहां सब हंस देते हैं। फिर शिविन शिविका से थोड़ा डांटते हुए, शिवी व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ऐसे कौन बोलता है, सॉरी बोलो धैर्य से। ये सुनते ही जहां फिर से अपने एटीट्यूड में वापस आ जाता है और वहीं शिवी का मुंह बन जाता है। वो चिढ़ते हुए, भाई प्लीज ना, मैंने कोई गलती नहीं की जो इस बंदर से माफी मांगू। धैर्य उसे घूरते हुए एटीट्यूड में, बंदरिया जल्दी से शिविन ब्रो जो कह रहे हैं वो करो क्योंकि आई हैव नो टाइम, ये कह को वो दांत दिखाते हुए स्माइल करने लगता है। शिवी एक बार फिर अपने भाई शिविन की तरह देखती है तो शिविन कहता है, जैसे कहा है वैसा करो। शिवी मुंह बनाते हुए, सॉरी। फिर जल्दी से आगे भागते हुए चिल्ला के सॉरी बंदर ये कह के अपने कार में घुस जाती है और वहीं सब जोर से हंस देते हैं। बेचारा धैर्य लाचारी से उसी ओर देखता रहता है जिस ओर अभी एक छोटी सी क्यूट सी लड़की ने उसकी सारेआम इंसल्ट करके चली गई।
फिर वो सात्विक की तरफ रोनी सी शक के साथ देखता है तो सात्विक को उस पे प्यार और तरस दोनों आ जाता है। फिर वो उसके बालों को सहलाते हुए, कोई बात नहीं, तू भी तो उसे इतना परेशान करता है तो वो भी थोड़ा कर दी। इसमें मैं ये रोंदू सा फेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, खुश रहा करो, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। धैर्य भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली और वो भी शिवी को बहुत परेशान करता है तो इसलिए कोई उसकी नहीं सुनेगा। फिर सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। धारिया की मजनूगिरी और शॉक्ड एव। अब आगे सभी की कार वाधवा मेंशन के बड़े से गेट के आगे रुकती है। चिक्की जो रास्ते में ही सो गई थी उसे सात्विक अपने गोद में उठाते हुए कार से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे अन्वी और धैर्य भी आने लगते हैं। सभी घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि किसी चीज की तैयारियां चल रही थी। धैर्य इन सब पे ध्यान देते हुए सीधे बैग को टेबल पर फेंक सोफे पर गिर जाता है, जैसे कोई बहुत थका हारा इंसान हो। सारा दिन बेचारे ने मेहनत की हो। वहीं हॉल में आस्था जी और सारिका जी कुछ तैयारियां करवा रही थी। जब वो लोग हॉल में देखते हैं तो सारिका जी आस्था जी से कहती है, बहू बच्चे आ गए, जाओ उन्हें खाने को कुछ दो और मैं प्रभा को कॉल कर देती हूँ, तुम जाओ। आस्था जी, ठीक है मॉम, पर पक्का याद से दीदी के पास कॉल कर देना वरना वो मुझे ही बाद में सुनाएंगी। ये कह के वो दोनों हंसने लगती है। फिर सारिका जी, अरे कर दूंगी बेटा, तुम परेशान मत हो। और वो क्यों तुम्हें सुनाएगी, इस बार तो मैं उसे सुनाऊंगी जो पूरे साल में बस एक ही बार आती है। फिर आस्था जी, हाँ मैं भी आपसे इस बात पे अग्री करती हूँ, दीदी हर साल बस एक ही बार आती है और रुकती भी नहीं ज्यादा दिन। सारिका जी, अरे इस बार मैं उसे न सही पर उसकी लाडली बेटी को तो रोक ही लूंगी, कुछ दिनों तक, कितने दिन हो गए मुझे अपनी फूल सी बच्ची को देखे। आस्था जी हाँ कहती हैं और मुस्कुराते हुए लिविंग एरिया में आ जाती है। वहीं लिविंग एरिया में सात्विक अपनी लिटिल प्रिंसेस को अपनी गोद से उतारकर सोफे पे लिटा देता है और खुद भी बैठ जाता है और अन्वी से कहता है कि सुनो कट, तुम जाओ अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, फिर नीचे आके कुछ खा लेना। औक। अन्वी भी उसे देखते हुए सर हिलाकर हम्म कहती है और ऊपर अपने रूम में चली जाती है। पर रूम में उसे सिम्मी नहीं मिलती। वो परेशान होके, सिम्मी अभी तक नहीं आई, वो ठीक तो होगी ना, एक बार मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए, वो सोचती है। पर फिर खुद से, अरे नहीं यार अन्वी, तुझे तो धैर्य ने बताया था कि उसके बिग ब्रो बहुत अच्छे हैं तो सिम्मी उनके साथ सेफ ही होगी। मैं भी ना फालतू में ही परेशान हो रही हूँ। ये कह को वो अपने कपड़े चेंज कर नीचे चली जाती है। नीचे डाइनिंग हॉल में आस्था जी चिक्की को गोद में लिए उसे खाना खिला रही थी और सात्विक बस चुपचाप खाने को घूर रहा था, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। और वहीं हमारे धैर्य तो जैसे सदियों का भूखा आज खाना पाया हो, ऐसे खाता देख आस्था जी उससे कहती हैं, धैर्य बेटा कैसे खा रहे हो, अच्छे से खाओ, तुम्हारा ही खाना है, कहीं भागा नहीं जा रहा। वो उसे मुस्कुराते हुए बोली। तो धैर्य मजनू स्टाइल में खाते हुए बोला, ओ माय ब्यूटीफुल जीएफ, खाना और मेरा सदियों पुराना नाता है तो मैं इसे देखकर अपना कंट्रोल खो देता हूँ, सच्ची आई लूज माय कंट्रोल ब्यूटीफुल। वो हंसते हुए फिर से खाने लगा तो आस्था जी ने सर पर हल्के से मारते हुए स्माइल के साथ कहती है, अपने चाचू के सामने मत करना मुझसे फ्लर्ट, वरना तुम्हारा जो ये सब चलता है ना वो बंद करवा देंगे, समझे। फिर धैर्य कहता है उन्हें प्रणाम करते हुए, जो आज्ञा माते। फिर वो खाने लगता है। तब तक अन्वी भी आ जाती है और एसवी के साइड चेयर पर बैठ जाती है तो आस्था जी उसे खाना देते हुए, तो अन्वी बेटा कैसा गया आज आपका दिन, मजा तो आया ना न्यू स्कूल और न्यू फ्रेंड्स के साथ। वो उसे देखते हुए प्यार से बोली। फिर अन्वी ने कहा, जी चाची जी मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा और न्यू फ्रेंड्स भी। सात्विक उसे ही एक टक देख रहा था। आस्था जी उसके सर को सहलाते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आप खाना खाओ। और हाँ सिम्मी कहाँ है, चीकू भी नजर नहीं आ रहा, वो किन्नू की तरफ सवालिया लहजे में बोली। तो सात्विक ने कहा, वो सिम्मी को कुछ बुक्स चाहिए थी तो वो उसे के साथ गई है, अभी आते ही होंगे वो लोग। आस्था जी थोड़ा शॉक होते हुए, क्या चीकू गया है खुद?
तो सात्विक समझ गया कि उसकी चाची क्यों थोड़ी शॉक्ड है, क्योंकि एव ना कभी कोई काम करता था और ना ही किसी से मतलब रखता था और किसी काम से भी कोई मतलब रखता था, और आज वो एक छोटी सी लड़की को कुछ बुक्स दिलाने गया है, वो भी खुद, जबकि उसके कुछ पर्सनल सर्वेंट्स थे जो सिर्फ उसी का काम किया करते थे। सात्विक उन्हें समझाते हुए बोला, चाची वो सिम्मी को डर लग रहा था अकेले जाने में, इसलिए वो उसके साथ गया है, बस और कुछ नहीं। आस्था जी भी हाँ सिर हिला देती हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड में एव गोल पे गोल किए जा रहा था और उसके क्लासमेट्स साइड में खड़े हो गए थे, क्योंकि एव के आगे वो टिक नहीं पा रहे थे, और था भी तो इन सारी चीज़ों में परफेक्ट। उसे स्विमिंग, रनिंग, बॉक्सिंग, गोल्फ, बिलियर्ड्स और बास्केटबॉल जैसी चीज़ें अभी से ही बहुत अच्छे से आती थी। तभी उसका एक क्लासमेट उससे कहता है, बस करो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, बहुत लेट हो गया है, अब घर चलना चाहिए। ये सुनते ही एव रुक जाता है, खुद से कहता है, ओह नो इट्स टू लेट। वो अंदर रूम अकेले पता नहीं क्या कर रही होगी। फिर वो जल्दी में उन लोगों से रुड टोन में, ओके कल कंटिन्यू करेंगे, बट यार आई होप कि कल तुम लोग मुझसे जीत पाओ। ये कहकर वो वहां से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाता है और गेट खोलता है तो उसकी आंखें शौक से खुली और फिर तुरंत छोटी हो जाती है। रक्षाबंधन और आहना का आना। अब आगे एव जब रूम में आता है तो शॉक हो जाता है और फिर तुरंत उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो पूरे रूम को घूरने लगता है। हुआ ये था कि जब एव सिम्मी को चॉकलेट्स खाते हुए अपने रूम में छोड़कर गया था, तो जो हमारी तूफानी सिम्मी है उसने पूरे चॉकलेट्स के पैकेट्स को पूरे रूम में ऐसे बिखेर दिया था जैसे वो कोई वीआईपी रूम नहीं, कचरे का कमरा हो, और पूरे बेड पर भी पैकेट्स बिखरे हुए थे और उन्हीं बिखरे पैकेट्स के अंदर किसी बिल्ली के बच्चे जैसी सुकून से सिम्मी सो रही थी। एव को पता नहीं चलता कि सिम्मी कहाँ है। वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, तभी बेड से कुछ हिलने लगता है तो वो एक पल के लिए रुक जाता है और फिर बेड की तरफ बढ़ जाता है तो एक पल के लिए सिम्मी को देख वहीं रुक जाता है, क्योंकि सिम्मी ने ऐसे ही चॉकलेट खाई थी जिससे उसके पूरे मुंह और छोटे छोटे हाथों में चॉकलेट लगी हुई थी। एव को वो हद से ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट लगती है। वो प्यार से उसे देखने लगता है और फिर उसके पास जाके उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ओ माय अर्थक्वेक, उठ जाओ, अब देखो कैसे मेरे रूम को डस्टबिन बना रखा है। वो उसे उठाता है तो सिम्मी धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाकर खोलती है। एव को उसका चेहरा देख बहुत हंसी आ रही थी, पर वो हंसता नहीं, क्योंकि वो हंसेगा अगर उसे देख के तो सिम्मी रोने लगेगी। वो उसे उठा के बैठाता है, उसके पूरे फेस जहाँ चॉकलेट्स लगी हुई थी उसे क्लीन करता है। सिम्मी बस उसे ही देखती रहती है। फिर एव झूठा गुस्सा होकर कहता है, ये क्या हाल किया है मेरे रूम का, लगता है पनिशमेंट देनी पड़ेगी फिर से। सिम्मी ये सुनते ही हकलाते हुए, पर पनिशमेंट नहीं नहीं प्लीज, सॉरी, मैं इसे साफ कर देती हूँ, पर मुझे पनिशमेंट मत दो। एव कहता है, नहीं रहने दो, तुम अपने इन छोटे छोटे हाथों से इतना बड़ा रूम साफ करने के लिए सर्वेंट कर देंगे। फिर वो उसे उठाता है और उसके दोनों फूले हुए गालों पर किस करता है और हल्की सी किस उसके छोटे से होठों पर करता है और कहता है, मैं तुम्हें इसी तरह पनिशमेंट दूंगा। औक। सिम्मी भी एक ओबिडेंट बच्चे की तरह हाँ सर हिला के सर नीचे कर लेती है। एव उसे गोद में उठाकर वाधवा मेंशन निकल जाता है। वाधवा मेंशन में कल के रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी और सारिका जी किसी का वेट कर रही थी। तभी मेंशन के आगे एक कार रुकती है। उसमें एक औरत जिसने फुल लेंथ की एक येलो ड्रेस पहन रखी थी, वो बाहर अपने आँखों में गॉगल्स लगाए स्टाइल से उतरती है और उसके पीछे 11 साल की एक छोटी सी लड़की जो एकदम गोरी, चेहरे पर मासूमियत और एक प्यारी सी स्माइल ले बाहर निकलती है। उसने एक सिंड्रेला टाइप ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों कार से बाहर आकर वाधवा मेंशन में एंट्री लेते हैं। उन्हें देखकर सारिका जी खुश होके, प्रभा मेरी बच्ची आ गई, तुम कितना देर लगा दी। वो औरत और कोई नहीं, प्रभा वाधवा थी, इस घर की इकलौती बेटी जिसकी शादी के बाद अब वो प्रभा सिंगल हो गई। वो भी अपनी माँ से खुश होके गले मिलती है। फिर सारिका जी उस छोटी लड़की को गले लगाती हैं और प्यार से बोली, ओ मेरी अहाना कितनी बड़ी हो गई है और सुंदर भी। वो लड़की और कोई नहीं, अहाना सिंघल, प्रभा सिंघल की बेटी है। अहाना मुस्कुराते हुए, थैंक्स नानी माँ, और आप भी बहुत यंग लग रहे हो। उसकी इस बात पे पीछे से अधिराज वाधवा आते हुए कहते हैं,
सही कहा आहना आपने, ये अभी भी मेरी 25 साल पहले वाली ही चुलबुली है जिसे एक बार देख के ही हमने अपना मान लिया था। उनकी सारेआम फ्लर्टी बातें सुन प्रभा हंसते हुए अधिराज जी के गले लग जाती है और सारिका जी शर्मा जाती है। अधिराज आहना को भी गले लगाते हुए, आहना को हमारे पास ही छोड़ दो, कुछ दिन के लिए बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आहना भी। प्रभा जी सोचते हुए, हाँ डैड, आहना अब तो यही रहेगी क्योंकि मुझे सुशांत के साथ लंदन शिफ्ट होना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है और आहना हम लोगों के साथ जाना नहीं चाहती, वो आप लोगों के साथ रहना चाहती है, तो आप लोग इसे यहीं रख लीजिए अपने पास, मैं इससे मिलने आया करती रहूंगी। ये सुन के सारिका जी खुश हो जाती है कि आहना अब उनके साथ रहेगी और फिर अधिराज जी प्रभा से कहते हैं, बेटा सब ठीक तो है न वहाँ? प्रभा, जी डैड सब ठीक है, आप परेशान मत हो और ये सब छोड़िए, हमारे भतीजे और भतीजी कहाँ है? तभी पीछे से आस्था जी और मेनका जी आके प्रभा जी के पैर छूती है तो प्रभा जी कहती है, मैं अभी यंग हूँ और तुम दोनों मुझे बूढ़ा बना रही हो, गले लगना चाहिए ना। वो हंसकर बोली तो वो दोनों उनके गले लग गई। फिर आस्था जी ने, दीदी आप रास्ट कर लीजिए, आहना भी थक गई होगी और सारे बच्चे थिएटर रूम में है, अभी डिनर पर आ जाएंगे। तो प्रभा जी सर हिलाती है और आहना कहती है, मामी जी मैं उन लोगों से मिलके आती हूँ। आस्था जी प्यार से हाँ बोल देती है। थिएटर रूम में एक एनिमेशन मूवी चल रही थी जिसे बड़े ध्यान हमारे खुराफाती धैर्य, तूफानी सिम्मी, शांत अन्वी और शरारती चिक्की बैठकर देख रहे थे और पूरे जगह कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट्स बिखरे हुए थे। तभी रूम का गेट ओपन होता है और आहना अंदर आती है तो वो धैर्य और श्रुति को पहचान जाती है पर सिम्मी और अन्वी को नहीं पहचान पाती। फिर वो अंदर जाके प्यारी सी स्माइल के साथ, हेलो एवरीवन, उसकी आवाज़ पे सब उसे देखने लगते हैं और धैर्य तो उछलते कूदते गिरते पड़ते जाके सीधे आहना के गले लग जाता है और फिर कहता है, ददा आप आ गए, मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। अब आप हमारे साथ ही रहोगे, आपको पता है बिग ब्रदर्स मुझे कितना परेशान करते हैं। धैर्य अपनी शिकायती बॉक्स ही खोल के बैठ गया। फिर चिक्की आके धैर्य से, ओहो भाइयों पहले दीदा को आराम तो करने दो फिर शुरू होना। ये सुनकर धैर्य का मुंह बन गया और आहना उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है। आहना फिर सिम्मी और अन्वी के पास जाती है जो उन्हें ही देख रही थी। धैर्य आगे आकर कहता है, दीदा ये हमारी न्यू फैमिली मेंबर अन्वी और सिम्मी है, ये हमारे साथ ही रहती है और बहुत क्यूट भी है। आहना मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखती है और कहती है, हेलो मैं आहना हूँ। तो वो लोग भी अपना नाम बताते हैं। आहना को वो दोनों बहुत पसंद आते हैं और उन दोनों को आहना, इसलिए वो लोग जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। फिर सब नीचे जाते हैं, आहना नीचे एसवी और अब से भी मिलती है। वो दोनों को ही भाई कहती है। इसी तरह सब खा पी कर सो जाते हैं क्योंकि कल रक्षाबंधन था। अगली सुबह वाधवा मैंशन, आज यहाँ चहल पहल मची हुई थी। सब रेडी होकर नीचे गार्डन एरिया में आते हैं जहाँ रक्षाबंधन की डेकोरेशन हो रखी थी क्योंकि वाधवा के करीबी फ्रेंड्स ओबरॉय उनके साथ ही ये सेलिब्रेट करते थे। सभी नीचे आते हैं, ओबरॉय भी आ जाते हैं। ये ओबरॉयस और कोई नहीं, शिविन ओबरॉय, शिविका ओबरॉय ही है। इनके दादाजी और अधिराज जी दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, इसलिए हर काम ये लोग एक फैमिली के जैसे मिलकर ही करते हैं। सभी बच्चे भी नीचे आते हैं। एव अपने कोल्ड ऑरा के साथ बैठा था, एसवी और शिविन बातें कर रहे थे। धैर्य और शिविका किसी बात पे बहस करने में लगे हुए थे और वीर उन लोगों को चुप करा रहा था और फिर सिम्मी, अन्वी और आहना चिक्की आते हैं। चारों ने ही शरारा पहना हुआ था और बहुत क्यूट लग रहे थे। एव तो बस बिना पलक झपकाए सिम्मी को ही निहारे जा रहा था, वहीं हाल हमारे एसवी और शिविन का भी था। स्वी तो अन्वी को ही ताड़ रहा था और हमारे शिविन को तो जैसे आहना को देख लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया था, वो भी उसे घूरे जा रहा था। सभी आते हैं और रक्षाबंधन की सेरेमनी स्टार्ट होती है। सिम्मी और अन्वी चुपचाप साइड में खड़े हुए थे तो अधिराज जी उनके पास जाके उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों इन तीनों को रखी बांध दो। ये सुन के जहाँ धैर्य तो उन दोनों को बहन बनाने के लिए खुश हो गया और हमारे दोनों हीरो का फेस ही डार्क हो गया। दोनों जल्दी से खड़े होते हुए, वो मुझे एक जरूरी काम है, धैर्य तुम ये करवा लो, हम आते हैं। शिविन और वीर को हंसी आ रही थी।
वो दोनों चले जाते हैं और सिम्मी अन्वी धैर्य को राखी बांध देती है। इसी तरह सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं और सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रभा जी भी लंदन के लिए निकल जाती है अहाना को छोड़कर। ओबेराय सिन्हा। अब आगे। सुबह का वक्त। फार्म हाउस। भार्गव वाधवा अपने सोफे पे बैठा अपने हाथों में किसी फैमिली की तस्वीर देख रहा था और खुद से बोलता है, मैंने अपनी इतनी हंसती खेलती फैमिली को खो दिया। इस वक्त उसकी आंखों में एक दर्द नमी गुस्सा और नफरत था। वो फिर कहता है, इस बार गुस्से से, और ये सब उन लोगों की वजह से हुआ, इसलिए मैं नफरत करता हूँ उन लोगों से, बहुत नफरत। मुझे बदला लेना है उन लोगों से और एक एक को तड़पा तड़पा कर मारना है, जैसे मेरी फैमिली को मार दिया गया। और मेरा ही बेटा मुझे देखना नहीं चाहता। वो मुझे ही इन सब का दोषी समझता है, पर उसे नहीं पता कि जिस फैमिली को वो इतना मानता है उसी ने उसकी फैमिली को छीनी। पर बहुत जल्द मैं इन सब का बदला लूंगा उन वाधवा से। ये सब उसने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला। तभी उसके दूर पर नॉक होता है और वो जल्दी से उस तस्वीर को अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर कहता है, कम इन। तो रघु अंदर आके कहता है, बॉस आपको कुछ बताना था। तो भार्गव वाधवा कहता है, बको। ये सुन के रघु मुंह बना लेता है। फिर उसके बाद कहता है, बॉस आपको ये जानकर थोड़ा शौक लगेगा। तो भार्गव वाधवा फ्रस्ट्रेट होकर, लगता है तुम बहुत दिनों तक जी लिए और अब मरना चाहते हो, है ना? रघु जल्दी से, नहीं नहीं बॉस, जो आपने पता लगाने को कहा था कि उस दिन किसने हमारे बॉडीगार्ड्स को चेंज करा के अपने बॉडीगार्ड्स को रख दिया था, तो उसका पता चल गया है कि वो किसने किया था। ये सब उसने एक ही सांस में बोल डाला था। फिर चुप होके लंबी सांस लेता है। भार्गव वाधवा उसे ही देखता रहता है, फिर उसे आगे बोलने का इशारा करता है। रघु थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो बॉस अधिराज वाधवा का बड़ा पोता, उसी ने ये सब किया था और पहले से ही हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था और अपने बॉडीगार्ड्स को हमारे बॉडीगार्ड्स से रिप्लेस कर दिया था। वो इतना कहकर चुप हो जाता है। फिर भार्गव वाधवा को देखने लगता है जो कि शौक में थे। भार्गव वाधवा होश में आके, What rubbish are you saying? वो अभी बहुत छोटा है, वो ऐसे कैसे इतने बड़े सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सकता है? कोई और होगा इसके पीछे, अच्छे से पता लगाओ। फिर रघु कहता है, हाँ बॉस, हमें भी पहले यही लगा था और फिर हमने दोबारा पता लगवाया, तब भी यही पता चला। भार्गव वाधवा सोच में पड़ गए। फिर थोड़ी देर रुक कर कहते हैं, ओह तो ये बात है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि वो छोटा सा लड़का आखिर कब तक अपनी सो कॉल्ड फैमिली को बचाता है। उसकी माँ को तो वाधवा खानदान बचा नहीं पाया और अब ये सबको बचाने चला है। वो एक ईवल स्माइल करते हुए बोले, मजा आएगा जब सब मरेंगे, हा हा हा। वो शैतानों की तरह हंसने लगते हैं। रघु अपने बॉस को पीएसही को टाइप हरकतें करते देख रहा था। फिर भार्गव वाधवा कहते हैं, रघु कार निकलो, आज मुझे अपने प्रिय चाचा जी और उस लड़के से मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो आज वाधवा मेंशन चलते हैं, उन लोगों से मिलने वैसे भी बहुत दिन हो गए। ये कहकर वो मक्कारी टाइप हंसी हंसने लगता है। रघु हाँ कह के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वाधवा मेंशन में आज संडे था, तो घर के बड़े कोई भी ऑफिस नहीं गया था। संडे को सब एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, इसलिए गार्डन में अधिराज वाधवा, सारिका जी, धनराज वाधवा मेनका और श्लोक वाधवा आस्था जी सभी बैठे थे और सर्वेट्स आकर उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे और सभी बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और अंदर लिविंग एरिया में धैर्य सोफे के कोने में एकदम से सिकुड़कर और अपना सर नीचे करके एक ओबेडायंट बच्चे के जैसे बैठा था। यही हाल सिम्मी का भी था, वो ऐसे ही चुपचाप बैठी थी। अन्वी नॉर्मल वे में बैठी थी और हमारी नोटी चिक्की जो अपने प्यारे से भाइयों की गोद में चिपक कर बैठी थी, वो सिम्मी और धैर्य को देख धीरे धीरे हंस रही थी और वहाँ का माहौल गर्म महसूस हो रहा था और वो एक टक बस टीवी में चल रही न्यूज़ को देख रहा था और फिर एक नज़र उन दोनों तूफानों को देखता जो उसके आने से पहले पागलों के जैसे टीवी के लिए लड़ रहे थे। और फिर जब ऐव आया तो उसने सीधे न्यूज लगा दी और वहीं बैठ गया।
और सिमी और धैर्य भी चुपचाप मुंह लटकाए बैठ गए। सात्विक को उनकी हालत पर तरस आ रहा था और हंसी भी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, बस देखने के बजाय। और तभी वाधवा मेंशन के आगे आके एक कार रुकती है और उसमें से भार्गव वाधवा 3 पीस सूट पहने बाहर निकलता है और उसके पीछे रघु आता है। वो दोनों वाधवा मेंशन में एंटर करते हैं। गुड्स को पता था कि ये कौन है, इसलिए वो भी नहीं रोकते और गेट खोल देते हैं। जब भार्गव वाधवा अंदर आता है तो बड़े सारे गार्डन में ही उसे दिख जाते हैं, तो वो बिल्कुल शांत तरीके से उनके पास जाता है और अपने फेस पे झूठी हंसी रखते हुए बोला, मुझे गर्व है अपने बेटे पर। अब आगे भार्गव वाधवा मेंशन के अंदर आते हैं तो सब लोग उन्हें गार्डन में ही दिख जाते हैं, तो वो उसी ओर ही बढ़ जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों से झूठी हंसी के साथ, हेलो एवरीवन, मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट हो रहा है, दैट्स नॉट फेयर। उसकी आवाज सुनकर सब पीछे देखने लगे तो सबको कोई जाना पहचाना चेहरा दिखाई पड़ा। वो क्लियर नहीं था क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन उस आदमी के फेस पड़ रही थी। भार्गव वाधवा सबके सामने आते हुए, क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गए क्या सब मुझे? वो टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला। जब सबने उसे देखा तो उसमें से धनराज जी और श्लोक जी का खून खौल उठा और वो गुस्से में खड़े होकर बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? हाँ, धनराज जी ने दांत पीसते हुए कहा। अधिराज जी तुरंत खड़े होकर अपने दोनों बेटों को पीछे करते हुए, शांत हो जाओ, पहले तुम दोनों ये क्या बच्चों जैसा लड़ रहे हो? अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ आया है तो ऐसे इंसल्ट करोगे, यही सिखाया है मैंने। धनराज और श्लोक जी चुप होकर भार्गव वाधवा को गुस्से में देखने लगते हैं और वहीं भार्गव वाधवा को तो डे से कोई फर्क ही न पड़ता हो, वो बेशर्म के डे से स्माइल कर रहा था। अधिराज जी भार्गव वाधवा के सामने आते हुए शांत लहजे में, कहो क्या काम था, किस ले आए हो? भार्गव वाधवा नफरत लिए उनसे बोला, तुम सबकी मौत चाहिए मुझे, जो मैं लेके ही रहूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। ये सुनकर धनराज और श्लोक फिर से गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोले, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती और वही हाल तेरा है, तू कभी सुधर नहीं सकता, पर परेशान मत हो, हम वाधवास को तुझ डे से कुत्ते को सीधा करना अच्छे से आता है। श्लोक जी गुस्से में बोले। तो भार्गव वाधवा भी तिलमिलाते हुए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम भार्गव वाधवा को सीधा करो, समझे? उन लोगों को इस तरह लड़ते देख सारिका वाधवा जी आगे आते हुए शांत लहजे में भार्गव से बोली, देखो जो हुआ उसमें तुम्हारी ही गलती थी, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम कभी हमारे परिवार का एक हिस्सा हुआ करते थे। भार्गव वाधवा गुस्से में, ओह परिवार, वही परिवार न जिसे तुम लोगों ने मार डाला। उसकी इस बात पर अधिराज जी चिल्लाते हुए, बंद करो अपनी ये बकवास बातें, अपनी गलती का करा दूसरों पर डालना बंद करो। उनके इस तरह चिल्लाने पर सभी उन्हें शांत कराने लगे क्योंकि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। सारिका वाधवा गुस्से से भार्गव वाधवा से बोली, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। भार्गव वाधवा गुस्से से वहां से निकल गया और रघु भी उसके पीछे पीछे चल दिया। यहाँ सभी ने अधिराज वाधवा जी को शांत कराया और फिर धनराज वाधवा ने कहा, ये फिर आ गया सालों पहले जो हम लोगों से छीना, तब भी इसे शांति नहीं मिली, पर इस बार नहीं बचेगा, इस बार मैं खुद इसे मौत के घाट उतारूंगा। तो श्लोक जी बोले, हाँ भाई ये बहुत बढ़ गया है, इसे रोकना पड़ेगा। तो अधिराज जी उन्हें शांत कराते हुए बोले, उसकी चिंता तुम सब मत करो, अब कोई और भी हम लोगों से दुगुना चालाक आ गया है, जो इसे कभी भी इसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। वो बहुत समझदार है, मुझे घमंड है उस पर। तो सभी उनकी बात न समझते हुए उनकी ही तरफ देख रहे थे। अधिराज जी समझ गए कि इन्हें नहीं पता, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मेरा बड़ा पोता चीकू, मुझे उस पर फक्र है। ये सुनकर सब हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे। तो उन्होंने मंदिर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद का सारा उन लोगों को बता देते हैं कि आपके गुर्ड्स के वजह से ही वो लोग सही सलामत आज यहाँ खड़े हैं। उनकी बात सुनकर सब शौक में थे और खुश भी, बस मेनका को छोड़कर। धनराज जी गर्व करते हुए, मेरा बेटा है वो जो अभी से ही अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखता है, मुझे भी उस पर गर्व है। उनकी इस बात पे सब मुस्कुरा देते हैं।
फिर सारिका जी चिंता करते हुए, मुझे तो डर लग रहा है इन सब चीजों से कहीं हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आस्था जी भी हामी भरते हुए, हाँ मोम सही कह रही है, मुझे भी कभी कभी टेंशन होती है। तो श्लोक जी उन लोगों को समझाते हुए, आप लोग चिंता मत करिए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम एक्स्ट्रा गुड्स लगवा देते हैं जो उन लोगों को हर जगह प्रोटेक्ट करेगा। सभी को श्लोक जी की बात सही लगती है। फिर धनराज कहते हैं, वैसे भी दुश्मन बढ़ रहे हैं अब हमारे, बहुत सारे बिजनेस राइवल भी निकल के बाहर आ रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को तो सेफ रखना ही पड़ेगा जब तक कि वो लोग बड़े नहीं हो जाते। सभी हामी भरते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। बास्केटबॉल मैच और धारिया शिवी की बहाज। अब तक तो श्लोक जी उन लोगों को समझाते हुए, आप लोग चिंता मत करिए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम एक्स्ट्रा गुड्स लगवा देते हैं जो उन लोगों को हर जगह प्रोटेक्ट करेगा। सभी को श्लोक जी की बात सही लगती है। फिर धनराज कहते हैं, वैसे भी दुश्मन बढ़ रहे हैं अब हमारे, बहुत सारे बिजनेस राइवल भी निकल के बाहर आ रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को तो सेफ रखना ही पड़ेगा जब तक कि वो लोग बड़े नहीं हो जाते। सभी हामी भरते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। अब आगे संडे का पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह घर के सभी बड़े रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाते हैं और सारिका और आस्था जी मंदिर चली जाती है। चूंकि मेनका धनराज वाधवा की पर्सनल सेक्रेटरी थी तो वो उनके साथ ही ऑफिस का काम संभालती हैं, इसलिए वो भी उन लोगों के साथ ऑफिस चली गई और सारे बच्चे रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके स्कूल चले गए। जब वो स्कूल पहुंचे तो सबने देखा कि आज स्कूल में काफी चहल पहल है। तो हमारे बकबक मतलब धैर्य ने देखते ही पूछ डाला, ब्रदर्स ये सब क्या हो रहा है, आज यहाँ कोई आने वाला है क्या? उसके सवाल पे अनवी और सिम्मी चिक्की ने भी उन लोगों की ओर देखा। एव धैर्य को घूरने लगा जो अभी भी कुछ पूछने के लिए ही मुंह खोलने जा रहा था, पर एव को देखते ही चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सर नीचे कर लिया। सात्विक को हंसी आ गई, उसने हंसते हुए कहा, आज कोई आने नहीं वाला, बस आज बास्केटबॉल मैच है हमारे स्कूल और हमारे नेबर स्कूल के साथ, और चीकू हमारे स्कूल का कैप्टन है। सभी हाँ में सर हिला देते हैं, पर सिम्मी पाउट बनाते हुए, तो इसका मतलब कि आज पढ़ाई नहीं होगी। तो सात्विक कहता है, पढ़ाई होगी पर लंच के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद मैच कंपटीशन होगा, इसलिए अभी तुम लोग अपने क्लास में जाओ, हम लोग ग्राउंड तरफ जा रहे हैं। लंच के बाद सीधे धैर्य तुम इन लोगों को ग्राउंड तरफ लेके आ जाना। ठीक है, धैर्य स्टाइल से कहता है, ओक बॉस। एव उसे घूरते हुए, बी केयरफुल, क्योंकि आज स्कूल में दूसरे बच्चे भी आए हैं, तो सबको ध्यान से लेकर आना। अपने बड़े भैया की डरावनी धमकी सुनकर धैर्य जल्दी से, यस बिग ब्रो। एव एक नज़र सिम्मी को देखता है जो अपने चॉकलेट्स खा रही थी, उसका सारा ध्यान अपनी चॉकलेट पर ही था। एव उसे देखते हुए सात्विक के साथ ग्राउंड में चला जाता है। धैर्य, सिम्मी और अनवी अंदर जाने लगते हैं तो रास्ते में ही उन लोगों को शिविका और वीर मिल जाते हैं। शिविका सबसे हे कहती है, पर धैर्य को देख के सड़ा सा मुंह बना कर, ओ गॉड, क्या सुबह सुबह बंदर का फेस दिखा दिया, सारा दिन खराब जाएगा अब। उसकी बात पे सभी हंसने लगते हैं और धैर्य तो बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो उसकी चोटी को खींचते हुए, सीनियर हूँ तुम्हारा, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो, वरना शिविन ब्रो को बताने में देर नहीं लगेगी। और फिर वीर को देखकर जो अभी अभी दांत दिखाकर हंस रहा था, कहता है, और तेरे दांत बहुत चमक रहे हैं ना, इसे तोड़ने में मुझे जरा सा टाइम नहीं लगेगा, समझा? बेचारा वीर चुप होकर, सॉरी भाई। तो धैर्य एटीट्यूड में कहता है, इट्स ओके। शिवी अपनी चोटी छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे, मेरे बाल छोड़ो वरना मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। तो धैर्य टेढ़ी स्माइल करते हुए, ओ रियली, तुम चिंदी सी बंदरिया मुझ जैसे हैंडसम लड़के को धमकी दोगी, वो भी टकला करने की, नॉट बैड। सपने देखना याची बात है, मगर उनके पूरे होने की उम्मीद मत रखना, समझी? सिम्मी और चिक्की उन दोनों की टॉम और जेरी वाली लड़ाई एंजॉय कर रही थी, तो वहीं अनवी इन सब से इरिटेट होकर बोलती है, बंद करो ये सब, क्या लगा रखा है, हम लोग स्कूल में खड़े हैं और तुम लोग बच्चे जैसे लड़ रहे हो। धैर्य शांत होकर खड़ा हो जाता है और शिवी भी धैर्य को घूरते हुए शांत हो जाती है। फिर धैर्य सबकी तरफ देखते हुए,
चलो सभी क्लास में जाओ, लंच में मैं सबको लेने आऊँगा, फिर साथ में ग्राउंड चलेंगे। सभी हाँ में सर हिलाकर क्लास में चले जाते हैं। ग्राउंड में शिविन सात्विक एव से कहते हैं, हमारे टीम की तो प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो चुकी है, पर सुनने में आ रहा है कि हमारी कंपीटिटर टीम ने बहुत पहले से ही इस मैच की तैयारी में लग गए थे और हम लोगों ने बस 15 दिन पहले से ही स्टार्ट किया था। कंपटीशन टफ होने वाला है। तो सात्विक कहता है, आई डोंट थिंक सो कि एव के आगे वो लोग टिक पाएंगे। तो शिविन कहता है, ये इट्स ट्रू, क्योंकि एव बहुत अच्छा खेलता है, देखो क्या होता है। तो एव बीच में ही रुड टोन में बोलता है, इट्स ट्रू, बट हमें अपने दुश्मनों को अपने आप से कभी कम नहीं समझना चाहिए। जो ये समझता है उससे बड़ा इडियट इस दुनिया में कहीं नहीं। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सात्विक और शिविन कुछ पल उसे ही देखते रहते हैं। फिर एव चिढ़ते हुए, मुझे क्यों घूर रहे हो, जाके अपनी अपनी प्रैक्टिस करो, आज ही इन्हें हराना समझे। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे तुम। सात्विक और शिविन कुछ नहीं कहते, बस प्रैक्टिस करने लगते हैं। एव प्रैक्टिस करके कुछ देर रुककर पानी की बोतल ढूंढने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसे बोतल पकड़ाता है। एव ध्यान नहीं देता और पानी पी लेता है। फिर वो जिसने बोतल पकड़ाया था वो एव के सामने आती है। एव जो पानी पी रहा था वो उसे देख के इग्नोर कर देता है और फिर पानी पीने लगता है। एव फील्स ऑकवर्ड। अब आगे वो लड़की जो एव की पीछे थी वो आगे आकर एव के सामने खड़ी हो जाती है। एव फिर भी उसे इग्नोर करता है और पानी की बोतल खत्म करता है। वो लड़की जो बार बार एव की इग्नोरेंस बर्दाश्त कर रही थी, वो चिढ़ और गुस्से के साथ एव से कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू एव, क्यों मुझे हर बार इग्नोर करते हो, तुम ऐसे फील कराते हो जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं। मैं जब भी तुमसे बात करने का ट्राई करती हूँ तो तुम मुझसे ऐसे भागते हो जैसे कि मैं कोई हूँ ही नहीं। एव जो कब से उसकी बातों तो टॉलरेट कर रहा था वो गुस्से से बोलता है, तुम मुझसे दूर रहा करो। उद्धरण चिन्ह। वो अपनी एक एक बात को चबाते हुए बोला। सनम जो खड़ी होके ये सब सुन रही थी वो एव के गुस्से से डर जाती है। तभी वहां एव के चिल्लाने से शिविन और सात्विक भी आ जाता है और वो दोनों जब सनम को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अब क्यों इतने गुस्से में है। दोनों उसके पास जाके उसे शांत कराते हैं और फिर सात्विक सनम से जो वहां डर से खड़ी थी वो उससे कहता है, सनम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, वो जब तुम्हें लाइक नहीं करता तो क्यों उसका हर पीछा करती हो। सनम उसकी तरफ थोड़ी गुस्से और उदासी से, क्या कमी है मुझ में, मैं सनम मित्तल इंडस्ट्रीज की इकलौती बेटी हूँ, क्या कमी है आखिर मुझ में। उसकी बात पर इस बार शिविन थोड़े गुस्से में, यही जो तुम्हारा पैसों का घमंड है ना, इसीलिए तुम इसे डिजर्व नहीं करती, समझी। अब जाओ यहाँ से, हम लोगों का मैच है, हमें अपना मूड नहीं खराब करना। सनम को बहुत इंसल्टिंग फील होता है तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। एव उसे ही बिना एक्सप्रेशन के घूर रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसके जाने के बाद शिविन अव को टीज करते हुए, क्या बात है यहाँ किसी को मिलती नहीं और ये जनाब जो आती है उसे भी भगा देते हैं। सात्विक भी हंसते हुए बोला, हाँ ये बात तो तूने सही कही। उन दोनों को अव ने अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए, तुम दोनों बकवास बंद करो समझे, और ये दांत दिखाना भी, और चलो मैच स्टार्ट होने वाला है। वो दोनों मुंह बना के एव के पीछे चले जाते हैं। लंच हो गया था, धैर्य सभी को लेकर ग्राउंड में पहुंच गया था। सभी बहुत एक्साइटेड थे, सबसे ज्यादा तो धैर्य, क्योंकि वो अपने एव भाई को बहुत कम ही ऐसे सामने से कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते देखता है, क्योंकि एव को शो ऑफ करना पसंद नहीं था। सभी आके अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। ग्राउंड में दूसरे टीम के प्लेयर्स भी आ चुके थे। वो लोग दिखने में ही बहुत बेकार फील हो रहे थे। वो लोग एटीट्यूड से एव से हैंड शेक करते हैं और एव उसमें तो जन्म से ही एटीट्यूड भरा हुआ था, वो भी फुल टशन से उन लोगों से हैंड शेक करता है और मैच को शुरू करने का उधर मिलता है तो मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। दूसरी टीम गोल पे गोल किए जा रही थी और उस टीम का जो लीडर था विशाल, वो एव को देख के टेढ़ी स्माइल कर रहा था और एव उसे एक एविल स्माइल दे रहा था।
विशाल उसे ऐसे हंसते देख कंफ्यूज हो जाता है और तभी पारी पलटकर एव के हाथ में आ जाती है। तो फिर क्या था? एव गोल पे गोल करने लगा। उन लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एव तो जैसे कोई परफेक्शनिस्ट की तरह खेल रहा था। सारे टीचर्स उसे देख खुश और हैरान थे। इसी तरह एव ने उन लोगों को बिना मौका दिए मैच को जीत लिया। सारे स्कूल के बच्चे जोर जोर से हूटिंग करने लगे। टीचर्स भी तालियां बजा रहे थे। धैर्य तो खुश होकर अपने सीट पे ही कूदने लगा। चिक्की भी उछल रही थी। सिम्मी भी खुश होके अपने छोटे छोटे हाथों से तालियां बजा रही थी। एव के सारे टीम मेंबर्स ने उसे ऊपर उठा दिया और सब हूटिंग करने लगे। फिर धैर्य सभी को लेकर अपने बिग ब्रदर्स के पास गया और चिल्लाते हुए बोला, माय ब्रदर्स इज द बेस्ट। वो आके एव के गले लग गया। फिर सात्विक के और शिविन के गले लग गया। सिम्मी जो धैर्य को देख रही थी वो भी जल्दी से अपने छोटे से सर को एव के सीने में घुसा देती है। एव के फेस पे न दिखने वाली एक डीप स्माइल आ जाती है। एव उसके बालों को सहलाने लगता है। सिम्मी एक स्माइल के साथ उसे कॉन्ग्रास्ट कहती है। फिर सात्विक के भी गले लगने जाती है जैसे कि धैर्य ने किया था। पर बेचारी क्यूट सी सिम्मी भूल गई थी कि अब उसकी लाइफ में डेविल ने एंट्री ले ली है, तो वो चाहकर भी किसी के करीब नहीं जा सकती। होना क्या था, सिम्मी जिस स्पीड से जा रही थी उसी स्पीड से उसे पीछे खींच लिया गया। एक बार फिर उसके छोटे छोटे हाथ पैर हवा में ही ऊपर लटके रह गए। वो पीछे मुड़ती है तो एव का खतरनाक चेहरा देख जबरदस्ती हंसते हुए, वो तो मैं बस उन्हें बधाई देने जा रही थी और कुछ नहीं, ये कहकर वो अपने छोटे से सर को उसके सीने में घुसा देती है कि जैसे अब उसे कोई नहीं देखेगा। एव उसे टाइटली पकड़ लेता है। वहीं सारे लोगों की तो आंखें ही बाहर आने वाली थी सिवाय सात्विक के, क्योंकि वो ये पहले भी देख चुका था। धैर्य धीरे से शिविन, वीर और सात्विक की तरफ देखते हुए, ये सब मेरा दिमाग संभाल नहीं पा रहा, क्या करूं? मेरे बिग ब्रदर इतने स्वीट कब से हो गए? उसकी अजीब बातों को सुनकर शिविका जो उसके पीछे ही खड़ी थी वो उससे कहती है, तुम्हारे पास दिमाग भी है, मुझे आज पता चल रहा है। उसकी बात पे चिक्की और अनवी के साथ सब हंस देते हैं। उन लोगों के हंसने से एव जो सिम्मी को एक बंदर के बच्चे जैसा चिपक रखा था और सिम्मी भी बिल्कुल बच्चे के जैसे चिपकी हुई थी, एव उसे छोड़कर अपने सामने खड़ा कर देता है और फिर बोला, चलो प्रिंसिपल बुला रहे हैं, वहाँ हमें चलना चाहिए। शिविन और सात्विक उसे देख समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए, हाँ चल, काफी ज्यादा बधाई मिल गई। एव उन लोगों का मतलब बखूबी समझता है। वो बिना उनकी तरफ देखे आगे चला जाता है। पर वहाँ कोई और भी था जो ये सब देखकर ईविल स्माइल कर रहा था। तो कौन था ये? स्टॉप क्राइंग प्लीज। अब तक एव उसे टाइटली पकड़ लेता है। वहीं सारे लोगों की तो आंखें ही बाहर आने वाली थी सिवाय सात्विक के, क्योंकि वो ये पहले भी देख चुका था। धैर्य धीरे से शिविन, वीर और सात्विक की तरफ देखते हुए बोला, ये सब मेरा दिमाग संभाल नहीं पा रहा, क्या करूं? मेरे बिग ब्रदर इतने स्वीट कब से हो गए? उसकी अजीब बातों को सुनकर शिविका जो उसके पीछे ही खड़ी थी वो उससे कहती है, तुम्हारे पास दिमाग भी है, मुझे आज पता चल रहा है। उसकी बात पे चिक्की और अनवी के साथ सब हंस देते हैं। उन लोगों के हंसने से एव जो सिम्मी को एक बंदर के बच्चे जैसा चिपक रखा था और सिम्मी भी बिल्कुल बच्चे के जैसे चिपकी हुई थी, एव उसे छोड़कर अपने सामने खड़ा कर देता है और सबकी थोड़ा अक्वर्ड होके, चलो प्रिंसिपल बुला रहे हैं, वहाँ हमें चलना चाहिए। शिविन और सात्विक उसे देख समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए, हाँ चल, काफी ज्यादा बधाई मिल गई। एव उन लोगों का मतलब बखूबी समझता है। वो बिना उनकी तरफ देखे आगे चला जाता है। पर वहाँ कोई और भी था जो ये सब देखकर ईविल स्माइल कर रहा था। अब आगे एव, सात्विक और शिविन प्रिंसिपल के पास चले गए जहाँ उन्हें ट्रॉफी मिलनी थी। और इधर जो उन लोगों को देख ईविल स्माइल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि विशाल था, जो दूसरे टीम का कैप्टन था और अपनी हार के बाद बौखला गया था कि कैसे एव से बदला लिया जाए। और उसने देख लिया कि वो सिमी को कैसे पकड़ के खड़ा था और उसके दिमाग में सिमी को देख शैतानियत चलने लगी। उसने किसी को बुलाया जो उसका ही क्लासमेट था। उसने सिमी की तरफ कुछ इशारा किया जो इस टाइम अपने चॉकलेट्स को धैर्य से छुपाने की क्यूट कोशिश कर रही थी और उसे बार बार छीन ले रहा था।
वो जो उसका क्लासमेट था, उसने जब उसकी बात सुनी तो वो पहले डर गया और बोला, यार तू पागल हो गया, ये सब बहुत रिस्की है और उस लड़की को देख कितनी छोटी और क्यूट है, तू क्यों ये सब कर रहा है, अगर किसी पता चला तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, समझा। तो विशाल गुस्से में बोला, तुमसे जितना कहा है उतना करो, ये लड़का अपनी जीत पर बहुत घमंड कर रहा है ना, इसे तो मजा चखाना ही होगा। ये कहकर वो डेंजरस स्माइल करता है, फिर उस लड़के से कहता है, अब जाओ भी, जो कहा है वो करो, मुझे आके बताओ। वो लड़का मजबूरी में हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। इधर सिमी, अन्वी, चिक्की, वीर, शिविका और धैर्य तीनों मस्ती कर रहे थे। तभी सिमी बोली, तुम लोग रुको, मैं वॉशरूम से आती हूँ। तो शिवी बोली, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले मत जाओ। तो सिमी क्यूट सी वॉइस में बोली, अरे शिवी मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो औक, बस मैं तुरंत आती हूँ, मेरा वेट करना। सब हाँ में सर हिला देते हैं और सिमी चली जाती है। सिमी वॉशरूम से जब बाहर आती है तो वो ग्राउंड की तरफ ही जा रही थी कि किसी ने उसे पीछे से बुलाया कि सुनो। सिमी पीछे मुड़ी तो कोई लड़का खड़ा था, ये वही लड़का है विशाल ने जिससे कुछ करने को कहा था। सिमी उसे नहीं पहचान पाती, फिर मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे जानते हैं? फिर पाउट बनाकर, पर मैं तो आपको नहीं जानती। वो लड़का तो उसकी क्यूट सी हरकतें ही देखकर खो गया था। सिमी फिर से बोली, बताइए ना। वो लड़का होश में आया और बोला, कोई लास्ट रूम में तुम्हारा वेट कर रहा है और बोला कि तुमको भेज दूं तो तुम वहां चली जाओ। सिमी अपने छोटे से हाथों की एक उंगली अपने फूले हुए गाल पर रख कर सोचने की स्टाइल में, मेरा वेट कौन कर सकता है, सब तो ग्राउंड में है, फिर कौन होगा। वो उससे फिर से पूछना चाहती थी, पर जब वो अपने छोटे से सर को ऊपर किया तो वहां वो लड़का था ही नहीं। सिमी आसपास देखने लगती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। सिमी सोचती है कि शायद अन्वी, चिक्की या धैर्य में से कोई बुलाया होगा, और वो थी भी तो छोटी और क्या ही सोच पाती। वो लास्ट रूम की तरफ चली जाती है। कुछ समय बाद सभी ग्राउंड में थे, ट्रॉफी सेरेमनी हो रही थी और अन्वी, धैर्य, चिक्की, शिवी, वीर सब बार बार उसी ओर देख रहे थे जहां सिमी गई थी। वो लोग उसी का वेट कर रहे थे, पर इतनी देर बाद भी वो नहीं आई थी। अब सबको चिंता होने लगी थी, अन्वी तो रोना भी शुरू कर दी थी, सब शांत करा रहे थे। धैर्य परेशान होते हुए, सिमी कहाँ रह गई, अवार्ड फंक्शन भी खत्म होने वाला है और अभी तक नहीं आई। तब वीर कहता है, हाँ ब्रो, अगर बिग ब्रदर्स को पता चला कि सिमी अभी तक नहीं आई तो हम लोग तो गए, क्योंकि आप ब्रो नहीं छोड़ने वाले, और सबसे पहले तो आप पिटोगे क्योंकि आप हम लोगों में से बड़े हो, आपकी पहली प्रायोरिटी बनती थी कि आप सबकी केयर करो। उसकी बात पर धैर्य उसे बुरी तरह घूरने लगा, जैसे कह रहा हो कि मिलने दो सिमी को, तब ये जो दांत हमेशा चमकते रहते हैं ना, सारे एक ही पल में टूटेंगे। वीर जैसे धैर्य के मन की बात समझ गया हो, वो तुरंत अपना मुंह बंद कर सबसे पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अन्वी रोते हुए बोली, मेरी सिमी कहाँ है, प्लीज उसे ले आओ। मेरे माँ बाबा भी अभी नहीं है यहाँ, एक वो ही है, प्लीज उसे ले आओ। सब उसे शांत करा रहे थे और धैर्य ने कहा, उसके बालों को सहलाते हुए, स्टॉप क्राइंग, हम ढूंढ लेंगे क्यूटी को, वो मिल जाएगी। तभी पीछे से किसी की खतरनाक आवाज आई, कौन मिल जाएगी और किसे ढूंढ लोगे? किसकी थी ये आवाज? इट्स हर्टिंग, प्लीज डोंट डू दैट। अब आगे सभी उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए जम जाते हैं, क्योंकि वो खतरनाक आवाज और किसी की नहीं, एव की ही थी, जो अभी अभी ट्रॉफी लेके सबके साथ आया था। पर उसने देखा कि सब परेशान हैं और किसी को ढूंढने की बात कर रहे हैं। एव, सात्विक, शिविन उन लोगों के पास आते हैं। एव को सब दिखाई देते हैं पर उसकी क्यूट सी बेबी नहीं दिखती। वो सर्द नजरों से सबकी तरफ देखता है और फिर धैर्य से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ, और सिमी कहाँ है? वो लोग तो एव की सर्द आवाज को सुनकर ही फ्रीज हो जाते हैं बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो हालत खराब धैर्य की थी, क्योंकि एव ने उसे कहा था कि सबका ध्यान रखे, और अब कोई गायब है। सात्विक और शिविन भी सबकी तरफ देखते हैं, सब टेंस लग रहे थे। सात्विक की नज़र उसकी परी अन्वी पर जाती है, जो अभी भी सिसक रही थी। वो तुरंत उसके फेस को पकड़ टेंस होकर, वाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपेंड? अन्वी उसके सीने में अपना सर घुसा के रोते हुए,
मेरी सिमी नहीं मिल रही, वो बहुत देर से वॉशरूम गई थी और अभी तक नहीं आए। हम लोगों ने वॉशरूम में भी चेक किया पर वो वहाँ भी नहीं मिली। प्लीज़ उसे ढूंढ दीजिए, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। वो ये सब रोते हुए बोल रही थी। और वहीं ये सब सुनकर सुई शिविन शॉक्ड हो गए और एव का फेस तो डार्क हो गया। वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। सात्विक ने जल्दी से धैर्य से पूछा, तुमने अच्छे से चेक तो किया था ना? धैर्य एक बार एव का फेस देखता है जिस पर अभी कोई इमोशन नहीं थे, और फिर डरते हुए, हाँ भाई मैंने हर जगह चेक किया पर वो, इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। एक तो एव का डर, ऊपर से उसे भी अपने क्यूटी की फिक्र हो रही थी। शिविन सबसे कहता है, तुम सब अपने क्लास में जाके बैठो, हम सब सिमी को लेके आ रहे हैं। फिर वीर की तरफ देखते हुए, तुम अनवी चिक्की शिवी को क्लास में लेके जाओ, हम लोग सिमी को लेके आ रहे हैं। सात्विक अनवी को शांत करा के वीर के साथ भेज देता है। सब जब एव की तरफ देखते हैं तो एव वहाँ नहीं रहता। सब हैरान रह जाते हैं कि एव कहाँ चला गया। सब स्कूल के हर कोने में सिमी को ढूंढने लग जाते हैं। इधर लास्ट रूम में सिमी जब रूम में पहुंची थी तब वहाँ कोई नहीं होता और तभी पीछे से कोई उस रूम का गेट बंद कर देता है। सिमी पलटकर देखती है तो एक लड़का गेट बंद कर उसे ही अजीब नज़रों से घूर रहा था। सिमी उसे पहचान नहीं पाती तो वो अपने क्यूट से अंदाज में पाउट बनाते हुए, क्या आपको पता है मुझे यहाँ किसने बुलाया? देखो ना, वो रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस रूम में कोई है ही नहीं और मुझे किसी ने कहा कि कोई मुझे बुलाया है। वो लड़का तो एक पल के लिए उसकी क्यूटनेस का फैन ही हो जाता है क्योंकि सिमी ने उसी अंदाज में उससे पूछा ही था। वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए खुद से ही बोला, ये मैं क्या सोच रहा था, मुझे तो उससे बदला लेना है। विशाल होश में आता है और सिमी की तरफ घूरते हुए, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। सिमी अपनी आंखों को रोल करते हुए, आप मुझे जानते हो पर मैं तो आपको नहीं जानती। वो लड़का जो विशाल था इरिटेट होते हुए, जस्ट शट अप, मैं तुमसे यहाँ आर्ग्यूमेंट करने नहीं आया और तुम मुझे अभी जान जाओगी। ये कह के वो डेविल स्माइल के साथ आगे बढ़ता है। सिमी को कुछ समझ नहीं आता वो मासूम सी वॉइस में, पर कैसे मैं आपको जान जाऊंगी? मैं सच में आपको नहीं जानती। मुझे अपने मॉन्स्टर और अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। सिमी अब डर रही थी क्योंकि विशाल अजीब नज़रों से उसे घूर रहा था और गंदी सी स्माइल करके उसके पास आ रहा था। सिमी पीछे होते हुए डर के कारण हकलाते हुए, देखिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मेरे धैर्य और एसवी भाई आपको छोड़ेंगे नहीं, और मेरा जो मॉन्स्टर है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा आपको, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि विशाल एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके फूले हुए गालों पर अपने हाथ फेरने लगा। विशाल ने टेढ़ी स्माइल करते हुए, ओह रियली तुम्हारे भाई? और क्या कहा? वो मॉन्स्टर वो आएगा तुम्हें बचाने। ओह कम ऑन, यू नो व्हाट, योर चिक्स आर टू सॉफ्ट टू टच। वो उसके गालों को मसलते हुए बोला। सिमी दर्द से चीख उठी, आह इट्स हर्टिंग, डोंट डू दैट प्लीज। वो बहुत रो रही थी और विशाल उसके गाल मसल रहा था। उसे तो उसके सॉफ्ट गाल को मसलने में मजा आ रहा था। फिर वो उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। सिमी बुरी तरह रो और स्ट्रगल कर रही थी उससे छूटने के लिए, पर वो तो उसके आगे बहुत छोटी थी और विशाल लंबा था। विशाल उसके छोटे से लिप्स पर किस करने ही जा रहा था कि तभी एक धड़ाम की आवाज से गेट खुलता है। एव स्लैप्ड सिन्हिका। अब तक सिमी अब डर रही थी क्योंकि विशाल अजीब नज़रों से उसे घूर रहा था और गंदी सी स्माइल करके उसके पास आ रहा था। सिमी पीछे होते हुए डर के कारण हकलाते हुए, देखिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मरे धैर्य और एसवी भाई आपको छोड़ेंगे नहीं, और मेरा जो मॉन्स्टर है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा आपको, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरी बात मान लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि विशाल एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके फूले हुए गालों पर अपने हाथ फेरने लगा। विशाल ने टेढ़ी स्माइल करते हुए, ओह रियली तुम्हारे भाई? और क्या कहा? वो मॉन्स्टर वो आएगा तुम्हें बचाने। ओह कम ऑन बेबी, यू नो व्हाट, योर चिक्स आर टू सॉफ्ट टू टच। वो उसके गालों को मसलते हुए बोला। सिमी दर्द से चीख उठी, आह इट्स हर्टिंग, डोंट डू दैट प्लीज।
मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो बहुत रो रही थी और विशाल उसके गाल मसल रहा था। उसे तो उसके सॉफ्ट गाल को मसलने में मजा आ रहा था। फिर वो उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। सिमी बुरी तरह रो और स्ट्रगल कर रही थी उससे छूटने के लिए, पर वो तो उसके आगे बहुत छोटी थी और विशाल लंबा था। विशाल उसके छोटे से लिप्स पर किस करने ही जा रहा था कि तभी एक धड़ाम की आवाज से गेट खुलता है। अब आगे लास्ट रूम। जब विशाल सिमी के गालों को मसल रहा था और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, तभी धड़ाम की आवाज से गेट खुलता है। विशाल वहीं रुक जाता है और गेट की तरफ देखता है तो गेट पर और कोई नहीं। द ग्रेट एव आंखों में खून ले विशाल और सिमी को इस कंडीशन में देख रहा था। सिमी जब एव को देखती है तो रोते हुए उसके जैसे ही जाने लगती है। विशाल उसके हाथ को पकड़ लेता है और एव कभी सिमी को देखता जो रो रो अपना चेहरा बिल्कुल लाल कर ली है, और फिर कभी उसके हाथों को देखता जिसे जबरदस्ती विशाल ने पकड़ रखा था। ये सब देखकर एव अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ फील करता है और अपने कदम उन दोनों की ओर बढ़ा देता है। एव उन लोगों के पास पहुंच जाता है और एक झटके में सिमी के हाथ को विशाल के हाथ से अलग करता है और विशाल को दूर धकेल देता है। विशाल संभल नहीं पाता और सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरता है और सिमी जैसे ही एव के सीने में अपना छोटा सा सर घुसाने जाती है, एव एक जोरदार थप्पड़ सिमी के क्यूट से फूले हुए गाल पर मार देता है और सिमी सीधे जमीन पर गिरती है। एव सिमी को ऐसे ही छोड़कर विशाल के पास जाता है जो उठने की कोशिश कर रहा था। एव उसे बिना कोई मौका दिए किसी शेर की तरह उस पर टूट पड़ता है, और वैसे भी एव की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी थी, जिससे विशाल अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा था और एव उस पर लात घूंसों की बारिश कर रहा था जैसे कोई पीएचए साइको। वो उसे बहुत मार रहा था और विशाल अब दर्द से कराहने लगा था। सिमी जो अभी भी ऐसे ही जमीन पर बेजान सी पड़ी थी और उसके फूले हुए गोरे गोरे गालों पर एव के उंगलियों के निशान पूरी तरह दिख रहे थे। वो एव को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर डर से कांप रही थी और दीवार से चिपकती जा रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसका क्यूट सा छोटा सा फेस अब बिल्कुल पीला पड़ गया था। एव को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस एक ही चीज अपने मन में इमेजिन कर रहा था कि कैसे विशाल ने सिमी का गाल टच किया था, कैसे उसने उसके हाथों को पकड़ रखा था, और सिमी जिसे उसने 1000 बार समझाया था कि किसी स्ट्रेंजर या लड़के से बिल्कुल भी बात नहीं करनी, तो कैसे वो उस लड़के के कहने पर यहाँ क्लासरूम में आई। एक्चुअली हुआ ये था कि एव ने जैसे ही सुना कि सिमी वॉशरूम गई थी और इतनी देर हो गई अभी तक लौटी नहीं, तो उसका फेस एकदम डार्क हो गया और वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे सिक्योरिटी रूम में गया। और गुर्ड्स उसे जानते थे, इसलिए उसने गुर्ड्स से गुस्से में कहा, मुझे तुरंत आधे घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज वॉशरूम के बाहर की चेक करवाओ। गुर्ड उसके गुस्से को देख डर जाता है और तुरंत फुटेज चेक करने लगता है। एव जैसे जैसे फुटेज देख रहा था, गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते जा रहा था। उसने गुस्से में उस लैपटॉप को उठाकर फेंक दिया जिस पर अभी वॉशरूम के बाहर की फुटेज चल रही थी। गुर्ड तो एकदम से डर कर पीछे हट गया। एव गुस्से में तमातमते हुए बोला, बेबी ये तुमने सही नहीं किया, अब इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। आई नो तुम्हें दर्द होगा पर मिलेगी, और उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने हर एक शब्द दांत पीसते हुए कहा और तुरंत लास्ट रूम की तरफ चला गया। और जब रूम का गेट उसने खोला तो सामने का देखा तो उसका गुस्सा उससे बाहर हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ सिमी को लगा दिया। और यही सब सोच सोचकर वो और वायलेंट हो रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और करता तो आज उसकी क्यूट सी बेबी को कोई गंदा लड़का किस कर लेता, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। वो उसे बुरी तरह मार रहा था और विशाल तो अधमरा हो चुका था और वहीं सिमी तो रोए जा रही थी, अपने फूले हुए गाल पर अपने छोटे से हाथ रखकर जहां एव ने उसे थप्पड़ मारा था। एव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पीछे कोई चिल्लाते हुए चीकू छोड़ उसे। सिमी सिर्फ अखंड वाधवा की है। अब तक
बेबी ये तुमने सही नहीं किया, अब इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। आई नो तुम्हें दर्द होगा पर मिलेगी। और उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने हर एक शब्द दांत पीसते हुए कहा और तुरंत लास्ट रूम की तरफ चला गया। और जब रूम का गेट उसने खोला तो सामने का देखा तो उसका गुस्सा उससे बाहर हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ सिमी को लगा दिया। और यही सब सोच सोचकर वो और वायलेंट हो रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और करता तो आज उसकी क्यूट सी बेबी को कोई गंदा लड़का किस कर लेता, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। वो उसे बुरी तरह मार रहा था और विशाल तो अधमरा हो चुका था और वहीं सिमी तो रोए जा रही थी, अपने फूले हुए गाल पर अपने छोटे से हाथ रखकर जहां एव ने उसे थप्पड़ मारा था। एव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पीछे कोई चिल्लाते हुए चीकू छोड़ उसे। अब आगे यहाँ सात्विक और शिविन जब सिमी को ढूंढते ढूंढते स्कूल के लास्ट रूम की तरफ आते हैं तो उन्हें किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ और किसी की जानी पहचानी आवाज़ आती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते ही भागते हुए उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एव किसी को बेरहमी से पीट रहा है। तो सात्विक जोर से चिल्लाते हुए, चीकू मर जाएगा, वो छोड़ उसे। वो दोनों उस लड़के को एव से छुड़ाने लगते हैं और एव को पीछे खींचने लगते हैं। तो एव चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे, आई विल किल हिम। सात्विक उसे कंधे से पकड़कर पीछे करते हुए, क्यों मार रहा है उसे, तू तो सिमी को ढूंढने गया था न, तो ये सब क्या है। एव का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और ये सब देख सात्विक और शिविन परेशान हो रहे थे। वो लड़का जो थोड़ी दूर जाकर खड़ा हुआ वो लंबी सांस लेकर कहता है, तुम लोग जानते नहीं कि किस हाथ उठाया है, मैं विशाल खुराना हूँ और मेरे डैड। वो इतना ही बोल पाया था कि एव ने एक पंच उसके मुंह पे मार दिया। सात्विक और शिविन फिर उसे पकड़ने लगे। सात्विक को वहां किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। उसने अपनी पूरी नज़र रूम में घुमाई तो उसे एक कोने में एक छोटी सी लड़की अपने छोटे से चेहरे को अपने दोनों पैरों के बीच छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। सात्विक उसके पास जाने ही वाला था कि विशाल ने फिर कहा, आखिर उसमें है क्या जो तुमने मुझे इतना मारा, एक लड़की ही तो है। वो आगे और भी कुछ कहने जा रहा था पर फिर उसके मुंह पर पंच पड़ता है। अब उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए, तुझे मैं ये बताऊं, इसको मैं जरूरी नहीं समझता, बस इतना जान ले कि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ अखंड वाधवा की। फिर आप चिल्लाते हुए, समझा। ये कहकर वो फिर से उसे जोरदार पंच करता है और फिर दांत पीसते हुए कहता है, और तेरी इतनी औकात हुई कि तू अखंड वाधवा की चीज पर नजर डाले। हाँ, वहां खड़ा हर एक इंसान आज एव का ये रूप देखकर सुन्न पड़ गया था। विशाल, जिसने अभी अभी अखंड वाधवा का नाम सुना, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने एशिया का सबसे बड़ा आदमी और वाधवा इंडस्ट्रीज का होने वाला चेयरमैन खड़ा है, क्योंकि वाधवा खानदान ने अपने बच्चों की आइडेंटिटी को हमेशा छुपा करके रखते थे, जिससे दुश्मनों को उनके बच्चों के बारे में पता न चले। इसलिए विशाल शॉक्ड था। उसने थूक गटकते हुए कहा, तुम अखंड वाधवा नहीं हो सकते। वो डर के मारे कुछ भी बक रहा था तो शिविन उसके कॉलर से पकड़ उसे उठाते हुए, निकल यहाँ से, अब बहुत हुआ। उद्धरण चिन्ह। सात्विक, धैर्य और शिविन एव को ही देख रहे थे, जिसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। सात्विक उस लड़की के पास जाता है और जैसे ही उसका चेहरा देखता है शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सिमी थी जिसने रो रोकर अपनी आंखें सूजा ली थी और पूरा चेहरा लाल पड़ गया था और उसके फूले हुए गाल पर उंगलियों के भी निशान थे, जैसे लग रहा हो किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो उसे जल्दी से उठाता है। सिमी जैसे ही सात्विक को देखती है, डर से उसके गले लग जाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। सात्विक उसके बालों पर हाथ फेरते हुए शांत करा रहा था। तभी एव गुस्से से सिमी को उसके पास से अपने पास खींच लेता है और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। सात्विक उसकी हरकतें ही देख रहा था और सिमी एव से बहुत डर रही थी, इसलिए वो बिना हिले डुले वैसे ही उससे चिपकी रही। सात्विक एव को ध्यान से देखते हुए, इसे थप्पड़ किसने मारा चीकू? एव कुछ नहीं बोला।
बस एक टक वो सिमी के बालों को सहलाते हुए निहार रहा था। सात्विक इस बार गुस्से में, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुझसे। एव उसे अपनी सर्द नजरों से, ये मेरा मैटर है, तुम लोग दूर रहो इससे। सात्विक उसे एकटक देखते हुए सार्कास्टिकली बोला, और रियली ये तुम्हारा मैटर है? हम नहीं आते बीच में, पर तुमने आज उस पर हाथ उठाया, ये सही नहीं किया। धैर्य और शिविन ये सुनकर शॉक्ड हो गए। एव गुस्से से उन लोगों को देखते हुए, लीव अस अलोन। सात्विक भी गुस्से से एव को देखते हुए बाहर निकल जाता है और उसके पीछे धैर्य और शिविन भी। टेस्टी लिप्स। अब आगे, लास्ट रूम। अब रूम में सिर्फ एव और सिमी थे, और उस पूरे रूम में बस सिमी के सिस्क सिस्क कर रोने की आवाज ही आ रही थी। एव अभी अभी उसे अपनी बाहों में पकड़े खुद को पहले शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि अगर मैंने दोबारा सिमी पर गुस्सा दिखाया तो वो बुरी तरह से रोने लगेगी और फिर उसे शांत कराना मुश्किल होगा। इसलिए पहले वो खुद शांत हो रहा था, जिससे कि वो अपनी लिटिल बेबी को शांत करा सके, जो उसी से बिल्कुल बंदर के बच्चे के जैसे चिपक कर सुबक रही है। एव एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर सिमी को अपने सामने करता है। वो उसके छोटे से फेस को देखता है जो बिल्कुल पीला हो चुका है और रोने से एकदम लाल और आंखें सूज चुकी है, पर वो इन सब में भी उसे बहुत मासूम और क्यूट लग रही थी। सिमी ने अपनी आंखें नीची कर रखी थी, उसे आज एव से डर लग रहा था। एव उसे देखते हुए उसके उस गाल को हल्के से टच करता है जहां उसने उसे थप्पड़ मारा था। वो जैसे ही उसके गाल को टच करता है, सिमी के आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वो उसके दोनों फूले हुए गालों पर गिरने लगता है। एव उसके आंसू को पोंछता है और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मेरी तरफ देखो। सिमी अब भी अपनी नज़र नीचे किए हुई थी। एव उसके गालों को टच करते हुए, दर्द हो रहा है, ज़्यादा जोर से मार दिया क्या मैंने? उसने जैसे ही ये कहा, सिमी तुरंत उसके सीने में अपना छोटा सा सर घुसा दिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, आप सच्ची में एक मॉन्स्टर हो, आप बहुत गंदे हो, आपने मुझे मारा। वो उससे ऐसे शिकायत कर रही थी जैसे कि कोई नया टॉय किसी ने तोड़ा और वो अपनी मम्मा से रो रो कर बता रही हो। ये कह के वो फिर सिस्क सिस्क कर रोने लगी। एव को उस पर बहुत प्यार आ रहा था और उसका रोना भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसके दोनों फूले हुए गालों को अपने हाथों में लेता है और उसके छोटे से लिप्स किस करने लगता। सिमी तो कुछ समझ ही नहीं पाई। एव फिर उससे दूर होता है तो देखता है कि सिमी अब शांत हो चुकी, पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों के पलकों को बार बार झपका कर उसे ही घूर रही थी। एव उससे अपनी नज़र हटाते हुए, मुझे ऐसे मत देखो, तुम चुप नहीं हो रही थी, बस इसलिए किया और देखो अब तुम चुप हो गई। सिमी उसे अपने छोटू सा लिप्स दिखाते हुए क्यूटनेस के साथ, देखो मेरे लिप्स, क्या आज आपको मेरे लिप्स टेस्टी नहीं लगे? बोलो आज आपने क्यों नहीं कहा कि मेरे लिप्स टेस्टी है? एव तो शॉक्ड होकर आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटी सी लड़की उसके किस करने से गुस्सा नहीं है, बल्कि उसके ये न कहने से है कि उसके लिप्स टेस्टी नहीं है। वो उसकी मासूम सी हरकतों को निहारे जा रहा था। सिमी फिर बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फिर रोनी सी शक्ल बनाकर, क्या सच में अब मेरे लिप्स टेस्टी नहीं है? एव होश में आकर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ओ माय इनोसेंट गर्ल, कितनी क्यूट हो यार तुम, सच में, और तुम्हारे लिप्स मुझे एज यूजुअल बहुत टेस्टी लगते हैं। ओक। सिमी ये सुनकर खुश हो गई और जल्दी से एव के सीने में अपना छोटा सा सर घुसा के बोली, सच्ची न? एव उसे कसकर पकड़ते हुए, हाँ माय क्यूट बेबी। फिर एव उसे अपने सामने करते हुए, आई एम सॉरी माय बेबी, आई रियली वेरी सॉरी, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? सिमी मासूमियत से बोली, नहीं गुस्सा तो नहीं हूँ मैं आपसे, पर प्रॉमिस करो कि आप दोबारा मुझे नहीं मरोगे। मुझे बहुत जोर से लगी थी, आपको पता भी है, दर्द भी बहुत हो रहा था, पर अभी ठीक है। एव उसकी आंखों में ही देखकर उसकी मासूम सी शिकायत सुन रहा था, वो उसके गालों को किस करते हुए, प्रॉमिस बेबी, इन फ्यूचर कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा, खुद से दूर भी कभी नहीं जाने दूंगा। सिमी भी बस हम कहती है। ये कहकर वो सिमी को अपनी बाहों में कस लेता है। सिमी भी जैसा इसी का इंतजार करती हो वो भी उससे चिपक गई।
उसे अब एव की आदत हो गई थी उसके बाहों में रहने की, कुछ भी हो तुरंत उसके सीने से लग जाने की। और कहीं न कहीं ये सारी आदतें खुद एव ने ही उसकी डलवाई थी और उसे भी बहुत अच्छा फील होता है सिमी के बाहों में। फिर वो दोनों वाधवा मैंशन के लिए निकल जाते हैं और बाकी सारे ऑलरेडी जा चुके थे। डॉट डॉट। फिर वो दोनों वाधवा मैंशन के लिए निकल जाते हैं और बाकी सारे ऑलरेडी जा चुके थे। डॉट डॉट कहकर वो सिमी को अपनी बाहों में कस लेता है। सिमी भी जैसा इसी का इंतजार करती हो वो भी उससे चिपक गई। उसे अब एव की आदत हो गई थी उसके बाहों में रहने की, कुछ भी हो तुरंत उसके सीने से लग जाने की। और कहीं न कहीं ये सारी आदतें खुद एव ने ही उसकी डलवाई थी और उसे भी बहुत अच्छा फील होता है सिमी के बाहों में। फिर वो दोनों वाधवा मैंशन के लिए निकल जाते हैं और बाकी सारे ऑलरेडी जा चुके थे। डॉट डॉट एव और धार्या का रिश्ता। अब आगे। वाधवा मैंशन। एव सिमी को लेके वाधवा मैंशन के लिए निकल जाता है और इधर वाधवा मैंशन में सभी बच्चे हॉल में ही बैठकर बार बार गेट की तरफ देख रहे थे जैसे किसी का वेट कर रहे हो। अन्वी परेशान होते हुए सात्विक से, आपने कहा कि सिमी मिल गई है और आप भाई उसे लेकर आ रहे हैं, पर अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए? अहाना उसे समझाते हुए, अन्वी तुम परेशान मत हो, हमारे आप भाई उसे कुछ नहीं होने देंगे और वो अभी आते ही होंगे। अन्वी बोली। औक दी। वहाँ धैर्य डर से कोने में सिकुड़ के बैठा था और चिक्की उसे चिया अप कर रही थी, आप भाइयों कुछ नहीं कहेंगे आपको। पर धैर्य बेचारा डर से वहीं सोफे के कोने से चिपक कर बैठा था, क्योंकि उसे अपने आप भाई से डर लगता था, पर वो उनसे जान से बढ़कर प्यार भी करता था। कभी भी उसके अंदर सौतेला वाला बिहेवियर नहीं आया और मेनका वाधवा को ये भाईचारा बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने बहुत कोशिश की पर कभी कामयाब नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भाइयों को अलग करने वाला प्लान ही बदल दिया। अब वो बस प्रॉपर्टी और शेयर्स अपने बेटे के नाम कराना चाहती है और धैर्य को तो इन सब से कुछ मतलब ही नहीं, वो बस अपने भाई बहनों के साथ लाइफ टाइम साथ और खुश रहना चाहता है। और एव का भी यही हाल है। वो भले ही अपने भाई बहनों के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है, पर वो उन लोगों को बहुत चाहता है। धैर्य को भले ही लगे कि उसकी पागलपंती उसके एव भाई से छुपी है, पर ऐसा नहीं है। एव उन सब की हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखता है, क्योंकि वो दिखाए भले ना, पर वो धैर्य को अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता है। और आज धैर्य ने अपने एव भाई के रुद्र रूप को लास्ट रूम में ही देख लिया था, इसलिए वो और डर से दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि एव ने उसे ही जिम्मेदारी दी थी सबका ध्यान रखेगी और अब ये सब हो गया। और वहीं सात्विक बिना किसी इमोशन के बस गुस्से में गेट और ही घूर रहा था। उसे सिमी की चिंता थी, वो उसे अपनी बहन मानने लगा था और अब उसके साथ कोई भी कुछ गलत करे उससे बर्दाश्त नहीं होता था। और एव के गुस्से से तो वो पूरी तरह वाकिफ है, और आज तो उसने अपने गुस्से का रूप सिमी को भी दिखा दिया था। और सिमी उसके पास जाने से डर से कांप भी रही थी, इसलिए उसे उसकी चिंता भी हो रही थी और एव पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी मैंशन के सामने बुगाती आके रुकती है और उसमें से एव अपने गोद एक सोई हुई लड़की को उठा रखा था जो उससे बिल्कुल बंदर के बच्चे जैसे चिपकी थी, और एव ने भी उसे प्यार से उठा रखा था। सिमी कार में ही एव से चिपक कर सो गई थी। एव उसे मैंशन के अंदर ले आता है। सभी खड़े हो जाते हैं और अन्वी जल्दी से सिमी के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ इसे, इसको आप उठाए क्यों हो, इसे चोट लगी है क्या कहीं? वो पैनिक करते हुए ये सब कह रही थी। एव अपने पुराने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, कार में सो गई थी इसलिए उठाकर लाया हूँ और इसे रूम में ले जा रहा हूँ। अन्वी भी ये सुनकर शांत हो जाती है और एव के पीछे पीछे रूम में चली जाती है। और यहाँ धैर्य की तो हालत पतली हो चुकी थी। सात्विक भी जब देखता है सिमी सही है और सो रही है तो वो भी अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। एव भी अपने रूम में आकर फ्रेश होने चला जाता है। रात का वक्त। वाधवा मैंशन डाइनिंग हॉल। घर के सभी बड़े ऑफिस से आ चुके थे और इस वक्त पूरी फैमिली बैठकर डिनर कर रही थी। धनराज और श्लोक वाधवा ऑफिस से रिलेटेड बात भी कर रहे थे और सारिका जी बार बार अपने बेटों को टोक रही थी कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़कर आया करो, ये फैमिली डिनर टाइम है, यहाँ ऑफिस की बातें मत करो। और वो लोग मुस्कुराकर यस मॉम कह देते थे।
बच्चे भी वहां चुपचाप बैठकर डिनर कर रहे थे। सिमी भी आ चुकी थी, इसलिए वो भी खाने पर टूट पड़ी थी किसी भूखे शेर की तरह, और अब उसका ध्यान खाने पर कम अपनी क्यूट बेबी की बच्चों वाली हरकतों पर ज्यादा थी। सात्विक भी चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। चिक्की, अन्वी, अहाना भी डिनर कर रही थी, और धैर्य तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो वहां हो ही न। वो ऐव से 20 मीटर की दूरी पर बैठा था और धीरे धीरे अपना डिनर कर रहा था। सभी बड़े अपना डिनर करके उठ जाते हैं और अधिराज, धनराज, श्लोक स्टडी रूम में चले जाते हैं। औरतें अपने अपने रूम में चली जाती है और अब वहां सारे बच्चे ही बच गए थे। सिमी, अन्वी, चिक्की, अहाना अपना ध्यान खाने पर लगाई थी और सात्विक, धैर्य भी। तभी उन लोगों के कानों में शांत मगर डरावनी आवाज पड़ती है जो सिर्फ और सिर्फ धैर्य के लिए थी। धैर्य जो खाना खा रहा था, वो आवाज सुनकर तो उसका खाना ही गले में अटक जाता और वो खांसने लगता है। सात्विक जल्दी से उसे पानी पिलाता है क्योंकि वो उसके बगल में ही बैठा था। धैर्य की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। धैर्य जो खाना खा रहा था, वो आवाज सुनकर तो उसका खाना ही गले में अटक जाता और वो खांसने लगता है। सात्विक जल्दी से उसे पानी पिलाता है क्योंकि वो उसके बगल में ही बैठा था। धैर्य की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। धैर्य को मिली सजा और अहाना, शिवम। अब आगे वाधवा मेंशन डाइनिंग हॉल। वो डरावनी आवाज किसी और की नहीं बल्कि ऐव की थी, जो धैर्य की तरफ बिना किसी भाव के देखकर कह रहा था, आज से तुम्हारी सारी एनिमेशन फिल्म की सीरीज देखना बंद। तुम्हारे सारे एक्सक्लूसिव वीडियो गेम्स जो तुम्हारे ऑर्डर से आने वाले थे वो अब मैंने कैंसिल कर दिया, तो आज से तुम्हारा वीडियो गेम भी खेलना बंद। इस ईयर तुम स्विट्जरलैंड भी नहीं जा रहे। ये सब सुनकर जैसे धैर्य की दुनिया ही लुट गई हो, जैसे कोई अबला नारी हो, एकदम बेसहारा लोगों ने उसे निकाल फेंका हो। धैर्य बस अपनी आस भरी नजरों से कभी स्वी को देखता तो कभी अहाना को कि शायद वो मेरे क्रूर ब्रो से उसे बचा ले, पर कोई फायदा नहीं था। ऐव जो कह देता बस कह देता, उसके बात को कोई काट नहीं सकता था। और यही हाल धैर्य का भी था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, पर फिर उसने अपने वीडियो गेम्स के लिए एक बार न्याय की गुहार लगाई जहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उसने एकदम स्वीट और बटर टोन में अपने भाई को देखते हुए कहा, भाई आपने मेरी वीडियो गेम्स क्यों कैंसिल कर दी? उसने जैसे ही ये कहा, ऐव जो स्पून चला रहा था उसके हाथ रुक गए और वो धैर्य की तरफ कोल्ड वे में देखते हुए, ठीक है फिर अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो इस बार विंटर वेकेशन के होमवर्क को मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, अब तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना? धैर्य ने जैसे ही सुना कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन होमवर्क उससे लड़ने के लिए मैदान में आ रहा है, उसने बहादुरी दिखाते हुए खुद बैकआउट कर लिया और बेबसी के साथ बोला, नहीं भाई, इट्स ओके, मेरा इतने में ही काम चल जाएगा, होमवर्क की क्या नीड है? मुझे बिल्कुल नहीं खेलना फालतू का वीडियो गेम्स, मैं ऐसे ही खुश हूँ। उसकी बातें सभी ध्यान से सुन रहे थे और न चाहते हुए भी सबके फेस पर हंसी आ गई सिवाय ऐव के। ऐव ने कहा, हम गुड। धैर्य ने एक राहत की सांस ली, वरना वो आज तो गया ही था बेचारे से। एक दिन का होमवर्क होता नहीं और एक्स्ट्रा होमवर्क करके तो वो बर्बाद ही हो जाएगा। वो ये सब मन ही मन सोच रहा था। सभी अपना अपना डिनर कर चुके थे। सारी गर्ल्स अपने अपने रूम में चली गई और धैर्य भी अपने रूम में चला गया। ऐव भी जा रहा था पर स्वी ने उसे रोकते हुए, ये आज जो तूने किया है ना चीकू, दोबारा नहीं होना चाहिए, समझा? तो ऐव कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वाधवा मैंशन। आज अहाना का भी स्कूल में फर्स्ट डे था। चूंकि वो ऐव और एसवी के बराबर ही थी, बस मंथ्स में छोटी थी, इसलिए वो दोनों को भाई कहती थी। तो वो भी ऐव और एसवी के क्लास में ही पढ़ती थी। सभी बड़े ब्रेकफास्ट कर ऑफिस चले गए और विमेंस अपने अपने काम में लग गई और बच्चे स्कूल के लिए निकल गए। आज सिमी, अन्वी, धैर्य और चिक्की एक्साइटेड थे क्योंकि उनकी अहाना दी जो साथ स्कूल जा रही थी। उनकी मर्सिडीज स्कूल के गेट के सामने आकर रुकती है। फिर सभी एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। ऐव का क्लासरूम। ऐव और स्वी पहले क्लास में जाते हैं। अहाना को वॉशरूम जाना था, वो उन लोगों को क्लास में भेज खुद थोड़ी देर में आने को कहती है। ऐव और स्वी जाके शिविन के साइड वाली सीट पे बैठ जाते हैं। स्वी शिविन से हाई फाई करता है और ऐव बस एक लुक देता है। तभी क्लास के गेट पर एक सुंदर सी लड़की एंट्री लेती है।
उसने बालों की पोनी टेल कर रखा था और एकदम गोरी, वो बहुत ही सुंदर और क्यूट लग रही थी। सभी गेट की तरफ ही देखने लगे। शिविन की तो जैसे आंखें ही फटी रह गईं। वो बस उसे घूरे जा रहा था। वो और कोई नहीं, अहाना थी। वो अंदर आती है तो एसवी कहता है, अहाना इधर आके बैठो। अहाना भी प्यारी सी स्माइल के साथ वही चली जाती है। वो शिविन के बगल की सीट थी। शिविन जल्दी से सेंस में आकर साइड खिसक जाता है और अहाना को सीट ऑफर करता है। अहाना भी बैठ जाती है और सुई और एव को घूर के शिविन को ही देख रहे थे। शिविन को जब फील होता है कि कोई उसे बर्निंग आइज लिए घूर रहा है तो वो उन दोनों की तरफ देखता है तो दांत दिखाते हुए धीरे से, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं अब से तुम लोगों का ब्रदर इन लॉ हूँ, इसलिए मुझे मत ऐसे घूरो। वो लोग उसे ही देख रहे थे। एव उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई इंसेन। और सुई हंसते हुए, ओहो तो ब्रदर इन लॉ, हम आपकी खातिरदारी अच्छे से करेंगे। आप बाद में हमें कुछ मत कहना। ये सुनकर शिविन का मुंह बन जाता है। वो कुछ कहने ही जा रहा था तब तक टीचर क्लास में आ जाता है। वो लोग सामने देखने लगते हैं। फार्म हाउस। भार्गव वाधवा आज वापस दुबई जा रहा था। अपने मन में बदले की आग लिए, क्योंकि वो अभी कुछ नहीं कर सकता था उन लोगों का, पर वो अपने मन में उन लोगों के लिए नफरत ले जा रहा था। और रघु भी उसके साथ जा रहा था। भार्गव वाधवा अपने जेट में बैठते हुए एक बार पूरी दिल्ली को देखता है और नफरत से कहता है, जा रहा हूँ आज मैं यहाँ से, लेकिन बहुत जल्द फिर से लौटूंगा अपना बदला लेने के लिए। इस शहर ने मुझसे सब कुछ छीना है और मैं एक दिन सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर वो अपने जेट में बैठ जाता है और उसके पीछे रघु भी, और जेट उड़ान भर लेता है। मॉन्स्टर एव। अब आगे धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सब अपने अपने स्टडी पे फोकस्ड हो गए थे, पर इन सब में उनकी पागलपंती हमेशा बरकरार रहती थी। सब बड़े हो रहे थे और बड़े होते होते बॉयज हैंडसम, चार्मिंग और अट्रैक्टिव होते जा रहे थे। और एव तो दिन पे दिन और हैंडसम और किलर पर्सनैलिटी वाला होता जा रहा था। उसका चार्म किसी को अट्रैक्ट कर दे। वो एक तौर से बहुत हॉट बंदे में आता था और वो खतरनाक भी होता जा रहा था। उसका बिजनेस में माइंड शार्प होता जा रहा था और वो लीगल के साथ इल्लीगल भी काम किया करता था, पर सिर्फ उन लोगों के साथ जो उसे या उसकी फैमिली को हार्म करे। कहने को तो वो अभी कॉलेज गोइंग एक बैचलर बंदा था, पर उसका माइंड बिजनेस के वर्ल्ड में ज्यादा चलता था और इसके इन सब कामों में एसवी और शिविन पूरा साथ देते थे। सुई भी मैच्योर हो रहा था और डेसिंग भी। वो भी थोड़ा खतरनाक था, पर एव जितना नहीं। सात्विक। सुई की पर्सनैलिटी दिन पे दिन बहुत अट्रैक्टिव होती जा रही थी। शिविन भी मोस्ट बैचलर हैंडसम बंदे में से एक था और धैर्य तो हैंडसम अट्रैक्टिव के साथ साथ गर्ल्स में बहुत पॉपुलर भी होता जा रहा था। उसे सारी लड़कियां हॉटी कहकर बुलाया करती थी और धैर्य तो एक नंबर का फ्लर्टी हो चुका था और वो लड़कियों के पास नहीं बल्कि लड़कियां खुद उसके पास आती थी और वो एक नंबर का फ्लर्टी जो आती थी उसके साथ वो एंजॉय करने में पीछे नहीं हटता था। और उसी की कॉपी वीर वो भी बिल्कुल धैर्य की तरह था, हैंडसम, चार्मिंग और फ्लर्टी। उन दोनों के हिसाब से अगर भगवान उन्हें लड़कियों के रूप में धन दे रहे हैं तो वो दोनों मना नहीं करेंगे, उसे रख लेंगे। इधर गर्ल्स में भी सभी बड़ी हो रही थी और बड़े होने के साथ साथ सुंदर भी। अनवी समझदार हो रही थी और वो शांत ही रहती थी, पर उसकी सुंदरता दिन पे दिन निखरती जा रही थी। चिक्की भी कोई राजकुमारी से कम नहीं लगती थी, पर वो बड़े होने के साथ समझदार कम और बदमाश ज्यादा हो रही थी। अहाना गर्ल्स में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो अपने बड़े होना का ही फर्ज निभाती थी, सबको अच्छी सीख देती थी, पर उसकी सीख सिर्फ अनवी ही लेती थी। बाकी जो दो गर्ल्स थी उनके तो सर के ऊपर से जाती थी सारी बातें। अहाना बहुत ही प्यारी सुंदर होती जा रही थी और शिविन उन पर फिदा होते जा रहे थे। अहाना को भी कभी कभी शिविन के इंटेंशन फील होता, पर वो भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी थी। शिविका भी बहुत प्यारी होती जा रही थी, पर इन सब धैर्य और उसका के बीच में हमेशा वर्ल्ड वॉर मची रहती थी। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होना चाहता था और सिमी वो बस बॉडी से ही बड़ी हो रही थी, बाकी उसका दिमाग बस खुराफाती पागलपंती में ही चलता रहता। वो दिन पे दिन और क्यूट होती जा रही थी और इसी बात का सर दर्द हमारे एव को रहता था। वो पजेसिव जो था उसके लिए। उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी, बिल्कुल बच्चे के जैसा।
उसे डांसिंग का शौक था और वो भी कथक का, जिसे वो सीखती भी थी और छोटे बच्चों को सिखाती भी थी। पर वो दिन पे दिन बहुत शैतान होती जा रही थी। वो मार पीट करने में भी पीछे नहीं हटती थी। कोई उससे उलझता तो वो अपने प्रयागराज स्टाइल में समझाती थी। और उसके इस पागलपंती में चिक्की, धैर्य और वीर पूरा साथ देते थे। सिमी, चिक्की और धैर्य घर वालों के सामने बहुत इनोसेंट थे और घर वाले भी यही मानते थे कि उनके बच्चे बहुत शरीफ हैं। पर रियलिटी सिर्फ अनवियाहाना, सुई और एव ही जानते थे। इसलिए एव हमेशा इन लोगों के पीछे गुर्ड्स रखता था और एक स्पाई भी जो इन लोगों की करतूतें उससे आकर बताता था, और ये लोग उन सब बातों से अनजान अपनी ही पागलपंती तोड़फोड़ करते रहते थे। जब हद से ज्यादा हो जाता था तो एव अपने स्टाइल में इन लोगों को सजा देता था और ये लोग सोचते कि उन्हें बिना गलती की सजा मिल रही है, पर अनवियाहाना और सुई जानते रहते थे। पर वो भी कुछ नहीं कहते थे। एव सुई लोगों को विदेश में भी पढ़ाई करने को कहा गया था, पर वो लोग सिर्फ बिजनेस के काम और कुछ अपने पर्सनल काम के लिए ही विदेश जाने वाले थे, जहां उनको 6 महीने रहना था। और एव ने धैर्य को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि एव जानता था धैर्य बहुत पागलपंती और फ्लर्ट करता था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया जिससे वो कुछ बिजनेस भी सीख सके। पर धैर्य का बिल्कुल जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने वीर को भी अपने साथ घसीट लिया और बेचारे वीर को भी जाना पड़ा। चूंकि ओबरॉय और वाधवा साथ में ही कुछ बिजनेस करते थे, इसलिए शिविन भी एव सुई के साथ गया। अभी सारे कॉलेज गोइंग ही है, पर वाधवा अंपायर को सीईओ और चेयरमैन की जरूरत थी, क्योंकि उनके कई सारे दुश्मन भी निकल आए थे। इसलिए चेयरमैन के लिए और कंपनी के काम संभालने के लिए सारे लड़कों को मास्टर्स की डिग्री बाद में लेनी है, जब वो 6 महीने बाद वापस आएंगे तब। और यही हाल लड़कियों का भी था। एव ने स्ट्रिक्टली सबसे कहा था कि कॉलेज सब साथ में ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए सभी साथ में दिल्ली के बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। और यही हाल लड़कियों का भी था। एव ने स्ट्रिक्टली सबसे कहा था कि कॉलेज सब साथ में ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए सभी साथ में दिल्ली के बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। और यही हाल लड़कियों का भी था। एव ने स्ट्रिक्टली सबसे कहा था कि कॉलेज सब साथ में ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए सभी साथ में दिल्ली के बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे।